अशोक शर्मा जी ने मुंबई से, और एक मऊ के हमारे प्रेमी हैं नरेंद्र सिंह जी ने। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब वो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मैं आपसे बात करूं, रिक्वेस्ट करूं कि आपका जो मिशन है जी। क्या है, उसका कैसे आप लेकर चल रहे हैं उसको, वो थोड़ा सा हाँ, संक्षेप में। मैं आपको समझाता हूँ कुलदीप जी। जी। देखिए, ये एक बड़ा मिशन है जो अपने जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों को जमीन पे उतारने के लिए, फलीभूत करने के लिए आप कह जी। सकते हैं कृत संकल्पित है। ठीक है ना? जी। वैसे मैं आपको एक बात कॉन्फेस करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी सेवा काल के दौरान जय गुरुदेव महाराज जरूर हमारे कार्यक्षेत्र से कई बार गुजरे होंगे, जी। लेकिन ये उनकी अपनी ही कोई नीति रही होगी जिसके तहत मेरा कभी बहुत ध्यान नहीं गया। जी। एसपी, डीआईजी, आईजी होने के नाते जो है व्यवस्थाएं भी लगी होंगी, लेकिन मैं जी। व्यक्तिगत रूप से कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। जी। जी। और इसमें मैं जय गुरुदेव बाबा की कुछ ना कुछ सोची समझी रणनीति को महसूस करता हूं। शायद उन्हें जी। ये लगता होगा कि ये बच्चा यदि इस तरफ आकर्षित हो गया तो हम इसे जो अनुभव देना चाहते हैं उससे वंचित रह जाएगा। जी। फिर ये आईजी ऑपरेशंस कश्मीर नहीं बन के ये हमारा चेला बन जाएगा। ये वो भी हो जी। सकता है क्योंकि सिद्ध पुरुषों को बहुत जानकारी होती है। और यही हाँ जी। कारण है कि देखो, सिद्ध पुरुषों ने 1972 में बाबा जी ने ये कहा था कि अवतारी बच्चे जन्म ले चुके हैं, कुछ हाँ जी। स्कूल में हैं, कुछ स्कूल से बाहर आ चुके हैं। जी। तो ये जो देव पुरुष होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं, अवतारी शक्तियां होती हैं, ये जी। इनको सब कुछ मालूम होता है। यदि आप जी। याद करें तो उन्होंने ये भी कहा था कि इन अवतारी बच्चों के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग इनको नुकसान पहुंचाएंगे, समय आने पर ही मैं बताऊंगा। आपने जरूर ये बात हाँ जी। गुरुदेव बाबा जी। की जी। सुनी होगी, राइट? जी। 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 हाँ जी। तो जब मैंने क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को देखा जी। और मैंने जो जय गुरुदेव बाबा की सभी भविष्यवाणियों को मिलाया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जय बाबा गुरुदेव की सभी भविष्यवाणियां उन 21 लक्ष्यों में विराजित देखी मैंने। हम्म। तब से मैंने मान लिया कि जो शक्ति मुझे पकड़े हुए थी वो बाबा जय गुरुदेव ही थे। क्योंकि मैं कई बार अपने बातों में कहता था कि कोई ना कोई ईश्वरी शक्ति मुझे पकड़े हुए है और मेरे ना जी। चाहते हुए मुझसे बहुत कुछ करा रही है, हम्म। लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाया कि वो कौन है। तो बल्कि मैं आपको बताऊं कि मुझे खोजने वाले जो है आपके अशोक शर्मा जी ही हैं। मालूम नहीं उनको अच्छा। कहां से मालूम पड़ा, उन्होंने मुझे खोजा और फिर जी। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें भेजी पढ़ने के लिए। जी। तब मुझे ज्ञान हुआ कि अरे ये तो, लेकिन हालांकि मैं इस बात को भी कॉन्फेस करना चाहता हूं कि मुझे जी। कभी जय बाबा गुरुदेव दिखाई नहीं दिए, जबकि उनके मैं बहुत सारे वो सुन रहा था तो वो लोगों को सपने में आते थे, कहते थे बेटा दो रोटी लेके आना, राइट? जी। लेकिन जी। ऐसा बिल्कुल। अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ। हम्म। मतलब उन्होंने कभी सीधे आके कहा हो कि बेटा तुम्हें ये करना है वो करना है, ऐसा कभी नहीं हुआ। जी। जी। उन्होंने जी। सीधे ही मुझे नियंत्रित किया, बिना सपने में आए, बिना दर्शन दिए। मुझे जी। लगता है कि ये उनकी अपनी लीला है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मेरे सपने में आए हों या मुझे साक्षात दिखे हों या कभी मुझे हाँ दर्शन जी। दिए हाँ हों। जी। ऐसा हाँ नहीं जी। हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा। हम्म। लेकिन मैं देखिए, अब हमारी सभी घोषणाओं में ऊपर बाबा जय गुरुदेव का हमने फोटो लगाया हुआ है, क्योंकि अच्छा। मैं ये मानने लगा हूं कि बाबा जय गुरुदेव जो कह गए हैं ये बड़ी आसानी से जमीन पे उतरेगा। और ये वो कह के भी गए हैं कि ऐसे बच्चे जी। आएंगे जो ऐसा परिवर्तन लेके आएंगे जो किसी के सोच और चिंतन का विषय नहीं होगा। जी। आज मैं वो चीज देख रहा हूं कि इन 21 लक्ष्यों में
वो चीज विराजित है जो किसी की सोच और चिंतन का विषय ही नहीं है। और एक चीज मैंने और महसूस की कुलदीप जी, कि आपके जो बड़े बड़े बाबा जी बन के बैठे हुए हैं, उन्हें बाबा जय गुरुदेव जी से कोई लेना देना नहीं है। मैं हुआ मथुरा भी गया था, मैं इंदौर भी गया था, उज्जैन भी गया था। मैं रतन बाबा से बात तो मेरी नहीं हो पाई, उनके चेलो वेले मुझसे बात करते रहे, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि ये बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों से बहुत दूर है। ये उनके जो छोटे मोटे जो ना जो मतलब उनके जो वो थे, उसको ऑब्जर्व करके उसका ये व्यवसायिक लाभ जरूर उठा रहे हैं, लेकिन जो इन्हें करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ सर कि बाबा जय गुरुदेव जी के विचारों से आपका मतलब क्या बोलूँगा, बोले तो बाबा जी के विचारों से आप कैसे ओतप्रोत हुए? मुझे नहीं मालूम, मुझे लग रहा है कि वो तो मुझे बचपन से ही पकड़े हुए थे, क्योंकि ऐसी आश्चर्यजनक चीजें हुई। यदि मैं कभी विस्तार से आपको बताऊंगा, जब मैं बच्चा था उस समय जो है ना, मैंने कोई इंजीनियरिंग का फॉर्म नहीं भरा, मेरे एक साथी ने मुझे इंजीनियरिंग का फॉर्म भर के भेजा, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही जो है ना मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, ऐसे ही जो है आईपीएस में हो गया। एक बिहार के एक थे, क्या नाम था उनका, मंगेश कुमार ऐसे ही कुछ नाम था। तो वो फॉर्म लेके आ गए आईपीएस का, मतलब सिविल सर्विसेज का। बोले यार मैथिली देखो यार, तुम भर दो यार। तो मैंने कहा दिखाओ, सिलेबस देखने लगा है यार। मैंने कहा ये तो हो सकता है यार, कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। तो बोले देखो मैं आपके लिए पोस्टल ऑर्डर लेके आया हूँ, चलो भरो फॉर्म, यदि तुम कहते हो कर सकते हो तो। फॉर्म भर दिया, हो गया आईपीएस में। तो मुझे क्या लग रहा है कि पूरी यात्रा इतनी स्मूथ और ऐसी हुई, और सभी पोस्टिंग में भी मेरा सोच चिंतन एकदम अलग तरीके का रहा, और बाबा जय गुरुदेव ने हमेशा उसे फलीभूत किया। मतलब आपको ताज्जुब होगा, जब मैं प्रोबेशनरी आईपीएस ऑफिसर था रायपुर का, 2-3 ऐसी शिकायतें हमारे को जांच करने के लिए हमारे डीआई साहब ने दी, जो 20-25 सालों से जो है ना जिनमें झगड़े चल रहे थे। जब मैं जांच के लिए गया तो मैंने बिठाया, मैंने कहा क्यों फालतू में झगड़ रहे हो? जो 20-20, 25-25 साल के झगड़े थे वो सुलझ गए। अब वो जो है ना दोनों पार्टियां जाके जो है ना डीआई साहब के चरणों में जो ना दंडवत हो गई कि आपने तो बड़े महान व्यक्ति को भेजा, एक आपके अधिकारी ने, जो वर्षों से हमारा जो है ना आपस में जो है झगड़े जहां से चल रहे थे, उस व्यक्ति ने मालूम नहीं क्या चमत्कार कर दिया कि हमारा झगड़ा सुलझ गया। तो मुझे क्या लगता है, रिटायर हुए हैं? पार्डन मी, आप किस पद से रिटायर हुए हैं? मैं 7 साल डीजी रहने के बाद, मैं डीजी रेलवे था, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट था, और डीजीपी पुलिस रिफॉर्म था। 7 साल मैं डीजीपी के पद पर रहा हूँ। आईजी ऑपरेशंस कश्मीर मध्य प्रदेश में, और आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ। डीआईजी गढ़वाल उत्तर प्रदेश में रहा हूँ। आपके उत्तराखंड में मैं 1.25 साल जो है ना आई वाज द डीआईजी गढ़वाल। और मैं डीआईजी उत्तराखंड में, यस उत्तराखंड में, देहरादून में। ये पहली बार सरकार जो है ना तभी बनी जब मैं डीआईजी गढ़वाल आईटीबीपी देहरादून था। अच्छा, नाम नहीं सुना दरअसल। चलिए कोई नहीं, वो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं जो आपके जो है आपकी सरकार जो है वो मेरे रहते हुए ही बनी थी। अच्छा। हाँ, मतलब जो शपथ हुई थी आपकी पहली सरकार की उत्तराखंड की, तब तो उसको उत्तरांचल कहते थे, उत्तराखंड तो बाद में था। तो जो उत्तरांचल की पहली सरकार बनी थी, उस शपथ समारोह में मैं उपस्थित था। तो अब चलिए, अब फिर विस्तार से कभी जब मिलेंगे तो बातें होंगी। तो अब ये जन संपर्क के लिए क्या आपकी रणनीति है? क्या आप कर रहे हैं? किस तरह से इसको? बेसिकली इसके लिए आज के आधुनिक युग की जितनी भी चीजें हैं वो सब जमीन पे उतरी हुई हैं। ऐप से लेके आपका वेबसाइट से लेके
और रोज जो है मैं सब लोगों से बात कर रहा हूं। अब तो जो है ना इतने मिस कॉल इतने आ रहे हैं कि झड़ी लगी हुई है बिल्कुल। लोग जी बाग नौकरियां छोड़ के जो है अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ रहे हैं। अभी कल ही मैंने एक वीडियो डाला है, जो एक प्रोफेसर साहब हैं, बहुत बड़े पद पे थे, वो जी। रिजाइन करने के लिए एकदम बिल्कुल डटे हुए हैं। मैं उनको रोक रहा हूं कि मत रिजाइन करिए। वो कह रहे नहीं साहब, ये बटी हुई काम नहीं चलेगा, मैं तो पूरी निष्ठा के साथ अपराध मुक्त भारत के लिए काम करना चाहता हूं। तो अपराध मुक्त भारत जैसा आपने किया है तो उसमें सभी तरह के अपराध आएंगे, तो क्या प्लानिंग है आपकी, मतलब किस तरह से उसके लिए मतलब। पूरी रणनीति बनी है। बेसिकली 2017 में मैंने भारत सरकार को एक प्रपोजल भेजा था कि टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे हम इस देश को अपराध मुक्त बना सकते हैं, जिसमें जी बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी और उसकी क्वालिटी आज की एफआईआर से 1000 गुना बेटर होगी। उसमें दूसरी सर्टेनिटी थी कि जी क्राइम फ्री भारत का जो टेक्नो इंजन है वो जी उन साक्ष्यों को इकट्ठा करा पाएगा जो आज के पुलिस के सोच और चिंतन का विषय नहीं है, उसके स्कैनर पे नहीं है, उसके रडार पे नहीं है। वो साक्ष्य जी। जो आज कैप्चर नहीं हो रहे हैं, वो ना केवल कैप्चर होंगे, वो हैश वैल्यू से लॉक होकर एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होते हुए उस एविडेंस में अटैच हो जाएंगे और 15 दिन में चालान कट जाएगा। तीसरी सर्टेनिटी उसमें थी कि वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, इसमें तो रेड कलर होना था, रेड कलर। हाँ हाँ, इस पर डार्क रेड होगा और वो येलो येलो ही रहेगा, डार्क रेड। हाँ सदन वो दिखाओ ना, वो गोल लेकर आओ। हाँ ये थोड़ा सा नहीं, ब्राउन नहीं है, वो रेड कलर है। लोगो लेके आओ, वो पैड का वो लेके आओ एक पेपर सदनर। जी सर, सॉरी सर। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, मुझे जी अनुमान है कि आप आयोजन में बिजी होंगे। तो इसमें तीसरी सर्टेनिटी थी कि क्राइम फ्री भारत का एक वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम है, जिसके जी माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा और इसमें जजेज की, वकीलों की या और कोई हैंडीकैप नहीं आएगी। फिर इसकी चौथी सर्टेनिटी थी, एक डिजिटल चित्रगुप्त बनाया गया जिसके पास हर अपराधी की जानकारी 360 डिग्री में होगी। वो कैसे चलता जी है, कैसे हंसता है, क्या पहनता है, कब क्या खरीदा है। और जब वो जी घर से अपराध करने निकलेगा तो सिस्टम को मालूम पड़ जाएगा कि ये अपराध करने की नीयत से निकला हुआ है और इसके साथ में कौन कौन अपराधी हैं, किस रास्ते इसका उपयोग करेगा और इसके अपराध का टारगेट कौन होगा। और 99% केसेस में अपराधी के अपराध करने के पहले उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा, जिसको हमने कहा था कि सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। और फिर पांचवी सर्टेनिटी थी सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। जब आपको सभी जी आओ। अपराधी के बारे में सब कुछ ही मालूम है तो उस अपराधी को अपराधी क्यों रहने दिया जाए, क्योंकि यदि उसका पेट भूखा होगा तो वो जेल जाने के लिए अपराध करेगा। तो उस अपराधी के पास पहुंचकर उसको रिहैबिलिटेट कर दिया जाए। कुलदीप जी, समझे आप? जी हाँ जी तो सर। जब जो है अपराधी रिहैबिलिटेट हो जाएगा, अपराधी नहीं बचेंगे, तो जी शुरू में तो रिएक्शनरी क्राइम होगा, धीरे धीरे लोगों को इतनी आस्था बन जाएगी। आज आदमी कानून अपने हाथ में इसलिए ले लेता है क्योंकि उसकी कहीं सुनवाई नहीं है। आप थाने में जाते हैं, आपको भगा दिया जाता है, जबकि ये पुलिस की विधिक जिम्मेवारी है। आपके विरुद्ध जो है 80-90% केसेस फर्जी कायम हो रहे हैं, पैसे लेके, जी और आदमी को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। जी आदमी जो है अपने खुद के जो है चीजों को अपने लेवल पे सेटल करने के लिए विवश है, और कई बार उन चीजों को सेटल करने के लिए वो कानून अपने हाथ में लेता है। तो आज की घटिया व्यवस्था भी अपराधों की जनक है। तो मैं इस बीच में वो एक मेरे मन में विचार आ रहा है, विचार नहीं मतलब थोड़ा सा, तो कि मतलब हमें कोई, हम पावर में तो है नहीं
जो हम इस तरह के नियमों को लागू कर सकते हैं, तो उसके लिए ये हम कैसे आपने इसको implement बिल्कुल करेंगे? सही बात कही। तो अपराध मुक्त भारत एक ऐसा मॉडल लेके आया है जिसमें जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ऐसे दिग्गज नेताओं सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, वो भी उभरते हुए चंद्रगुप्तों के हाथों। और चंद्रगुप्त कौन है? जो इस संगठन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, उसकी मेरिट लिस्ट में जो लोग आ जाएंगे उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा, और क्राइम फ्री भारत का रिप्रेजेंटेटिव उनके पास पहुंचेगा और उन्हें चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी देगा और विधायक का टिकट भी दे देगा। तो आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है कि यदि आज की व्यवस्था राक्षसी व्यवस्था है और उस राक्षस की जान इन राजनेता नामक प्राणी में है, इन राजनेताओं को पराजित करना ही होगा। लिहाजा अपराध मुक्त भारत मिशन के मॉडल के तहत 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री उभरते हुए चंद्रगुप्तों से मतदान के पहले वर्ड पे बहुत ज्यादा जोर है, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। यदि कुलदीप जी आपने अभी तक अपराध मुक्त भारत, क्राइम फ्री भारत को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाके आप सब्सक्राइब करिए। आपको विस्तार से मालूम पड़ेगा कि कैसे 21 लाख जमीन पे उतरेंगे, क्योंकि इसके मॉडल बने हुए हैं। अब बस केवल उसको थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत है, कानून को रिफाइन करने की जरूरत है, और वो शक्ति हमारे अंदर खुद होगी। तो हमें ये मोटी काली चरित्र के लोग, जिन्होंने समझौते के तहत सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया और अपने देशवासियों पे अंग्रेजों के वही घटिया, जो भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, हीन भावना पैदा करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, इन घटिया दुष्ट लोगों ने अपने देशवासियों के ऊपर वही घटिया कानून थोप के रखे हैं। ये निर्लज्ज प्राणी हैं। अब इनका पाप का घड़ा भर चुका है, इनका पतन और पराजय तय है। तो उसमें तो मोदी जी भी काफी प्रयासरत, कोई प्रयासरत नहीं है, मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने एक भी कानून जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाया था, एक भी कानून रिपील नहीं किया है। उन्होंने एक भी अच्छा कानून नहीं बनाया है। हमारे आपके जो है आदित्यनाथ योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, तो वो एक बुलडोजर एक्ट क्यों नहीं बना दे रहे हैं जिसमें बीजेपी वालों के भी कृत्य आए और उनके ऊपर भी बुलडोजर चले। ये पहचान के जाति और किसी पर्टिकुलर धर्म के विरुद्ध बुलडोजर चलाना एक घटिया नीति है, ये कोई अच्छी नीति नहीं है। क्योंकि नियम कानून समभाव होना चाहिए, तभी उसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। अब मोदी जी ने तो आर्टिकल 370 जो भाजपा की बहुत पूर्व घोषित पॉलिसी के तहत हटाया गया, उसको हटाने के बाद एक घटिया डोमिसाइल पॉलिसी लेके आया। आपको मालूम ही नहीं है, वो भी 370 की लाइन पे है। वो क्यों थोप दी? जिन दुष्ट लोगों ने भारतीयों को जो है ना, हिंदुओं को जो है ना वहां से जम्मू एंड कश्मीर से भगाया, उनकी हत्याएं की, बलात्कार किया, और महिलाओं को बलात्कार के बाद लकड़ी से जैसे चीरते हैं लकड़ी को, वैसे ही चीर दिया। इन घटिया लोगों को जो है, जो व्यवस्था में बैठे थे, जिन्होंने अपना काम नहीं किया, जिसमें फारूक अब्दुल्ला उस समय के मुख्यमंत्री थे, आपको नहीं लगता है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन ना करने के लिए फारूक अब्दुल्ला को जेल में जाना चाहिए? तो आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी तो उन सब सेपरेटिस्ट लोगों को अपने वहां पे बंगले पे इनवाइट करके प्रधानमंत्री के, और फिर उसके फोटो छपवाते हैं। आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में गए दुष्ट नेहरू ने पीछे के रास्ते से घुसेड़ दिया। भाजपा और माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह की तो हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि चूंकि ये पार्लियामेंट नहीं गया है, असंवैधानिक तरीके से प्रवेश किया है, लिहाजा हम इसे नल एंड वॉइड घोषित करते हैं और राष्ट्रपति से उसे अनुमोदित करवा देते। तो वो नल एंड वॉइड होता तो जिसके प्रति कुछ अन्याय हुआ है उसे कुछ राहत मिलती। तो फिर नरेंद्र मोदी जी अच्छे कैसे हुए? नहीं, बात अच्छे की नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूँ आर्टिकल 25, जस्ट ए मिनट, आर्टिकल 25 जिसके तहत धर्म की
का फंडामेंटल राइट आपको दिया गया है। जिस व्यक्ति को जहां भी मोक्ष मिल रहा है, उसकी आत्मा जहां बैठी है उस धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। तो फिर उसके हाँ जी, हाँ प्रोटेक्शन जी। के लिए एक 4 सेक्शन का नियम कानून क्यों नहीं बना देते हैं, जो मैथिली शरण गुप्त बार बार कह रहे हैं। तो मैं, अच्छा अब आप कहेंगे कि उन्होंने राम मंदिर बना दिया, तो राम मंदिर जो है ना एक बहुत बड़ा घपला निकलने वाला है। आप उसके वीडियो देखिए कि उसके जमीन खरीदने में कितने घपले हुए। यदि माननीय नरेंद्र मोदी में दम है तो वो एक श्वेत पत्र जारी करें कि कितना पैसा इकट्ठा किया और कितना पैसा खर्च हो रहा है, बाकी पैसा कहां गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो एक जो है पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन के लिए एनोनिमस बॉन्ड लेके आए हैं। इतना घटिया काम किया है। अभी जो है ना 2000 का जो नोट बंद किया, उसमें ये सब जो है ना इन्हीं के लोगों के पास 2000 के नोट हैं, तो उसे अक्रॉस द काउंटर जो है जमा करने का वो कर लिया कि आप एक्सचेंज करा लीजिए। ये खातों में क्यों जमा नहीं हुआ? जमा करने वाले की आइडेंटिटी क्यों कैप्चर नहीं हुई? सब काला धन जो करने वाले सब पकड़ में आते, सब जेल जाते, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ व्यक्ति नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो उनके अंधभक्त प्रचारित कर रहे हैं वो हकीकत से बहुत दूर है। आप तर्क के साथ मुझसे जो जिस मुद्दे पे बात करना चाहे बात कर लीजिए, और मैं सभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंधभक्तों को चैलेंज करता हूं कि मुझसे तथ्यों के आधार पर बात कर ले। माननीय नरेंद्र मोदी वो नहीं है जो वो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। वो बात तो सही है, लेकिन हम किस तरह से इन सब मामलों में हम कामयाब हो सकते हैं? बड़ा सिंपल काम है। व्यवस्था तो बड़ा सिंपल काम है। अपने लोगों को जोड़ो, उनको कहो कि कोई भी आयोजन करें, लोगों को बुलाएं, उनको जोड़ें। चंद दिनों में ही ये राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे। अब बताइए अपोजिशन लीडर, लेकिन उसके लिए तो पहले पब्लिक को एजुकेट करना पड़ेगा ना सर। तो ये मैथिली शरण गुप्त यही तो कर रहे हैं। 3700-3800 वीडियो जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर हैं, और रोज जो है ना सैकड़ों लोग जुड़ रहे हैं। यही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। और जो लोग जोड़ने के काम करेंगे उनके ऊपर ताज भी आएगा, क्योंकि जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वही मुख्यमंत्री बनने वाला है। अब बात समझ रहे हो ना। अभी तो जो है ना ये दुष्ट लोग जो है अपने सिर पे ताज रख के घूम रहे हैं। अभी आप ये बताइए 23 जून को जो ये अपोजिशन लीडर पटना में इकट्ठे हुए, इन दुष्ट अपने अपने राज्यों में इनकी व्यवस्था बेहद ही घटिया है। संविधान के व्यवस्था के अनुरूप चल नहीं रहा है सब कुछ। तो इन्हें किसने ठेकेदारी दे दी हमारे वोटों की? इन चोरों को आपस में मिलके हमारे वोटों की ठेकेदारी किसने दे दी? ये हमारे वोट के ठेकेदार कैसे हो सकते हैं? तो ना भाजपा हमारे वोट के ठेकेदार हो सकती है और ना ही अपोजिशन पार्टी वाले। इसलिए मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, और वो भी अपराध मुक्त भारत के उभरते हुए चंद्रगुप्तों के हाथों। अधिकांश राजनेताओं की जमानतें जब्त हो जाएंगी। जो 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं वो हार जाएंगे। और अभी की जो व्यवस्था है सब ठेकेदारों के हाथों में है। जो जमींदार हैं, ये हैं, वो सब ठेकेदारी कर रहे हैं कि हमारे पास वोट है। भाई उनके पास वोट क्यों है? वो कौन होते हैं वोट वाले? कौन है ठेकेदार? हमारे वोट के ठेकेदार कोई बीच वाला कैसे हो सकता है? जैसे अज्यूम करिए, देखिए कुलदीप जी, जैसे मान लो कुलदीप जी कहें कि हमारे साथ जो है ना बाबा जय गुरुदेव के इतने शिष्य जुड़े हुए हैं, तो आप उनके ठेकेदार नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? नहीं। तो मैं वही कह रहा हूं, जैसे बीच के लोग तो अपने आप को ठेकेदार घोषित किए हुए। तो कुलदीप जी आपसे बहुत अच्छी बात हुई, और आपने फोन लगाया उसके लिए मैं आपको हृदय से आभारी हूं। और उत्तराखंड में आपका कुछ है प्रोग्राम आने का कभी? अभी आपने आमंत्रित ही नहीं किया तो प्रोग्राम कैसे बन सकता था? बिना आमंत्रण के तो मैं कहीं जाता नहीं हूँ। यदि आप मुझे कपड़ा देना जी, यदि आप इस मंतव्य से मुझे आमंत्रित करेंगे कि मैं वहां पहुंचकर और
लोगों को जो है ना अपराध मुक्त भारत 21 लक्षों बाबा जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों और कैसे जो है वो फलीभूत हो सकती हैं, और उसमें आप सब लोगों की क्या वो सहभागिता हो सकती है, यदि ये सुनना चाहते हैं तो मैं आमंत्रित है। आमंत्रित तो मैं करता आपको, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, प्रोग्राम भी हमारे यहाँ हो रहा है, लेकिन वो ये प्रोग्राम जो गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम है वो जहाँ तहाँ होता है, इसलिए ज़्यादा पब्लिक की संभावना, ज़्यादा संगत की संभावना कम हो रही है। तो मैं देखिए, सोच रहा हूँ कि भीड़ भाड़ अच्छी हो तब आपको चलिए इनवाइट आप किया तभी, जाए इसमें। जब आप कहेंगे तब आएंगे। आप जब जब आपको लगेगा कि और सही वैसे तो प्रोग्राम में आ सकते हैं आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, वाली बात ऐसे नहीं है, नहीं, वो तो ऐसे थोड़ी सी। ऐसे नहीं आएंगे। जब आप मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाएंगे कि जय गुरुदेव की भविष्यवाणियां कैसे जमीन पर फलीभूत होंगी, और वो भी अभी होंगी, 2023 से 2024 में चालू हो जाएंगी, तब मेरा आना सार्थक होगा। मैं जो है मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं मथुरा, इंदौर और उज्जैन गया था, और मुझे कहीं दूर दूर तक उनका जय बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों के प्रति कोई उनकी वो नहीं दिखा। सब अपनी अपनी दुकान खोले हुए हैं, सब खूब नोट इकट्ठे कर रहे हैं, और उनके बाबा जय गुरुदेव जी ने जो थोड़े बहुत सिखाया है उसका खूब दोहन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब मेरी बात आपको सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं तो जी। मथुरा में कह के आया नहीं था। नहीं, कभी नहीं, मैं वास्तविकता तो यही है। मैं मथुरा में पंकज को कह के आया हूं कि जी। पंकज, तुम्हारे कृत्यों के कारण बाबा जय गुरुदेव तुमको दंडित करेंगे। मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूं, मेरे मुंह से यदि ऐसी बात बाबा जय गुरुदेव निकाल रहे हैं तो तुम उस दंड को सहने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा विनाश होगा। ये बताओ, ये कोई व्यक्ति, एक दीदी किसी आश्रम में जाके उस आश्रम के पंडित को, उसके जो है ना प्रभारी को, ऐसी बात कभी करेगा क्या? मैं इन शब्दों में कह के आया हूं पंकज को कि मेरे अच्छा मुंह से अच्छा। बाबा जय गुरुदेव कुछ कहलवा रहे हैं, अब तुम्हारा विनाश पक्का है। और मैं ये कह रहा हूं कि पंकज जेल जाएंगे। मेरी भविष्यवाणी सुन लीजिए, 2024 में पंकज जेल जाएंगे। मैं बहुत सारी भविष्यवाणियां कर रहा हूं आजकल। मैं ये भविष्यवाणी भी जी कर रहा हूं कि यदि मैथिली शरण गुप्त इस विधा को ना बदल पाए तो 4 साल के जी। अंदर इस देश में हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीयों को या तो कैंसर होगा या ऑटो इम्यून डिसीज होगी। हालांकि मैं कृत संकल्पित हूं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। देखो, अच्छे काम में कोशिश, अच्छे काम की कोशिश में लगे रहना चाहिए। अच्छा प्रयास है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और जो। चलिए, तो कुलदीप जी, अगले अवसर पर जी हम आपके बीच में उपस्थित होंगे जब आपको लगेगा। लेकिन जी। हम वहां पर जो है बस सम्मिलित होने नहीं आएंगे। हम तो बाबा जी गुरुदेव का संदेश देने और लोगों को जगाने आएंगे, जो एक कोई भी जी। मठाधीश नहीं कर रहे हैं। ये झोलियां लेके पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, पैसा कलेक्ट करने का धंधा इन्होंने बना दिया है। और बाबा जय गुरुदेव से जो है, देखो, शाकाहारी होना और ये सब चीजें होना, ये तो बेसिक चीजें हैं। बाबा हाँ जय जी। गुरुदेव तो बहुत उसके ऊपर की बातें कर रहे थे। इन लोगों ने बाबा जय गुरुदेव को जी। केवल शाकाहारी तक निपटा दिया। हाँ बस 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 बस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो नशा मुक्ति, अरे ये तो क्राइम फ्री भारत का मिशन है कि जी सोच और चिंतन से जो है ना भारत नशा मुक्त होगा, शाकाहारी होगा और आध्यात्मिक भी होगा। जी। देखिए, भारत में गाय क्यों कटना चाहिए बताइए मुझे? भारत में किसी जानवर को क्यों कटना चाहिए ईद को? बिल्कुल नहीं कटना। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, ये शुद्ध दुष्टता है। ये बताइए, इस धरतल धरा पर केवल मानव का हक नहीं है, सभी प्राणियों का हक है। बिल्कुल बिल्कुल। दुष्ट मानवों ने जो है ना बाकी लोगों का हक छीन लिए हैं, जी तो प्रकृति तो दंड देगी आपको। जी। तभी देखिए ना आप, कितने जो है ना भूकंप आ रहे हैं, कितना संकलन हो रहा है, लोग आग दब जा रहे हैं। और बाबा जय गुरुदेव ने जी तो कहा था कि ऐसा होगा कि बिल्डिंग जो है ना 200 400 फीट ऊपर फेंकेंगी। जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाबा जय गुरुदेव उसमें कह के गए हैं कि यदि ऐसा नहीं जी। हुआ तो होगा। तो ऐसा ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। ये बदलाव आएगा, और ये बदलाव 224 में ही आएगा। हाँ ये तो है। खैर, अब ये है कि हम अपना रास्ता बदल लें तो उन परिस्थितियों से, करेक्ट। विषम परिस्थितियों नहीं, से हम बच लेकिन सकते हैं, लेकिन लेकिन हमको अभी रास्ता। अभी आप ये बताइए, ये रास्ता बदल रहे हैं क्या? आपके जो है ना ये जो मठाधीश बन के बैठे हुए हैं, इनका सोच, चिंतन, अकल, सोच कितनी है? नहीं। तो फिर वही बात है।
अब ये बताओ, पंकज एक ड्राइवर हुआ करते थे, वो मठाधीश बन के बैठे हुए हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है, अपने आप को बाबा बना लिया है, अपनी जी। फोटो बगल में लगा रहे हैं, इनको लज्जा नहीं आती है? उमाकांत तिवारी को जो है ना, लज्जा नहीं आती है अपना बड़ा बड़ा फोटो लगा के बाबा जय गुरुदेव के बगल में लगाने में? इन्हें शर्म महसूस नहीं होती है? मुझे तो लगता है कि उन्हें शर्म भी महसूस होना चाहिए और लज्जा भी आना चाहिए। घटिया लोग हैं ये। और मैं आपको ये बता दूं, बाबा जय गुरुदेव कह जी के गए थे कि ऐसे अवतारी बच्चे आएंगे जो अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शेंगे। तो फिर बिल्कुल। ये जो ना, पंकज कैसे बच जाएंगे, उमाकांत तिवारी कैसे बच जाएंगे, कैसे बचेंगे बताइए मुझे? इन सबको दंड मिलना है, और ये दंड बहुत जल्दी मिलेगा। 2024 में इनको दंड मिलना चालू हो जाएगा। मैं आपको ईयर भी बता देता हूं, अगले साल से ये सब दंडित होंगे, दुखी होंगे, ये भागेंगे दाएं बाएं, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये मठाधीश भी नहीं रहे। ओ, और ये सब बातें मेरे मुंह से मुझे क्या लेना देना है? ना मैं इनको जानता हूं, ना कभी मेरा आमना सामना हुआ। ये सब जी बातें मेरे मुंह से बाबा जय गुरुदेव ही कहलवा रहे हैं। चलिए, कुलदीप फिर जी, आप कभी हमसे मुलाकात कितने होती है। कितने सहमत दिख रहे हैं हमारी बातों से? मैं तो 100% सहमत हूँ। चलिए चलिए, तो आप जब भी कभी मुझे तो श्रद्धा से बुलाएंगे, आप मुझे अपने बीच पाएंगे, ठीक है? तो गैदरिंग के हिसाब से क्या रहता नहीं है नहीं, आपका, देखिए कि वो मतलब देखिए, कितनी गैदरिंग होनी चाहिए? गैदरिंग से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। यदि आप मुझे जी। श्रद्धा से बुलाएंगे और इस ध्येय से बुलाएंगे कि हम बाबा जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों और उनको जमीन पे उतारने के लिए क्या कर रहे हैं, और आपकी और जो वहां भी जितने भी लोग उपस्थित हों, चाहे 100 150 200 जितने भी लोग हों, उनको जो है ना, यदि वो बात पहुंचाने का मुझे अवसर मिलेगा तो मैं जरूर पहुंचूंगा। तो तब तो मैं फिर आपको जल्दी एक आध दिन में कॉल करने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा आप डिस्कस कर विचार लूँ कर लोगों से। लीजिए, अपने मित्रों से और अपने जो साथी हैं उनसे मंत्रणा कर लीजिए। यदि आप सब लोगों की राय बनती है तो हम निश्चित रूप से वहां पहुंचेंगे। ये आयोजन है कहाँ, अभी तक मुझे ये क्लियर नहीं हुआ। ये काशीपुर में है सर। अच्छा, काशीपुर, काशीपुर काशीपुर में पहुंचने के जनपद लिए जनपद काशीपुर, उधम। काशीपुर में ट्रेन ये पहुंचती है? काशीपुर ट्रेन पहुंचती है, हाँ जी। अच्छा, कहाँ से रेलवे पहुंचती है? जंक्शन है। ये जनपद उधम सिंह नगर में पहले नेक्स्टा अच्छा हुआ, अच्छा, उधम सिंह जन नगर बन जन गया। अच्छा, जनपद उधम नगर से कितनी दूर पड़ता है ये? और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 55 किलोमीटर है, मुरादाबाद से 60 किलोमीटर है बाई रोड। अच्छा, ओके ओके। और यहाँ पर ट्रेन भी रुकती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप अपने आपस में मंत्रणा कर लीजिए, यदि आप कहेंगे तो मैं इसी समय भी आ जाऊं, कोई दिक्कत नहीं अच्छा चलिए, ठीक है सर, है मैं ना? बताता हूँ चलिए, आपको। बस बस मेरा ओके केवल उसमें एक ही ध्येय होगा कि बाबा जय जी। गुरुदेव की भविष्यवाणियों को जमीन में उतारने के लिए हमें क्या करना है, और बाबा जय जी गुरुदेव के शिष्यों की और बाकी लोगों की क्या भूमिका हो सकती है, इस बारे में मुझे उन्हें जागृत करना है। दैट्स ऑल, चलिए, है ना? मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओह, जय गुरुदेव। धन्यवाद आपका।